See now, secondary market stock exchanges, page number 103. Meaning and explanation. The oldest and first stock exchange of India was formed on, underline करो, 9th July 1875. नाम क्या था उसका? द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, जिसको आज अपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। बराबर। अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज को 1894 में स्टार्ट किया गया, यानी 19 years after that. Stock exchange in an organization which provides facilities to share brokers and investors to buy and sell shares, debentures and other securities. It is an organized market for the trading of existing securities. The place providing facility to buy and sell securities means stock exchange. जहां से तुम सिक्योरिटीज को खरीद और बेच सकते हो, उसको अपने क्या बोलेंगे? स्टॉक एक्सचेंज बोलेंगे। तो मतलब ये हुआ कि ये एक ऑर्गेनाइज मार्केट। ऑर्गेनाइज मार्केट मतलब कोई उसको कंट्रोल करता है, बराबर, कोई इसको रेगुलेट भी करता है। पहले ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पहले सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, वो खत्म हुआ, उसके बाद में ये स्टार्ट हुआ। स्टॉक एक्सचेंज मींस अ प्लेस। अब इसमें लिखा है प्लेस, तो प्लेस है ही, फिजिकल प्लेस थी पहले, अब फिजिकल प्लेस खत्म हो गई। मींस अ प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी। अब इन्होंने इंडस्ट्रियल लिखा, फाइनेंशियल लिखा, दोनों में फर्क क्या? इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मतलब कंपनी जब इश्यू करेगी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज, राइट। लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का मतलब जिस तरह से इश्यू करेगी ना, जैसे शेयर है, इट इज अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कई बार क्या कि तुम कंपनी के पास से डायरेक्टली नहीं खरीद, हम किसी दूसरे शेयर होल्डर के पास से शेयर्स खरीदते हैं। तो ये फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स, डिबेंचर ऑफ अ कंपनी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज एंड म्यूनिसिपल सिक्योरिटीज। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी अपने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के लिए बॉन्ड्स इशू करते हैं। थिंक ये वीक में वो जो ब्रिज है ना सबसे बड़ा, उसका इनॉग्रेशन होगा। पूरे गुजरात का सबसे लंबा ब्रिज है, 2017 से बन रहा है, 2017 से बन रहा है, 2022 खत्म होना था 2019 को। कितने साल ज्यादा लिए उसने? 3 साल। 3 बार एस्केलेशन क्लॉज से उसकी प्राइस बढ़ाई। कॉन्ट्रैक्टर को है ने चांदी चांदी। कैरेक्टरिस्टिक्स, registered corporate body. It is registered established corporate body to bring out rules and regulations in the transactions of securities. रजिस्टर्ड है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खुद भी एक रजिस्टर्ड बॉडी, बराबर नहीं? फिर आज भी उसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। बॉम्बे का नाम मुंबई हो गया। मुंबई क्यों हुआ? उसके पीछे मुंबई ही नाम था उसका पहले, मुंबा देवी का वहां पे मंदिर था, उससे मुंबई। और रहने वाले अपने आप को मुंबई कर बोलते मराठी में। एंड अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, स्टॉक एक्सचेंज हैज टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी। मैंने बोला ना कौन सा है? सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। अगर आपको एक स्टॉक एक्सचेंज नया शुरू करना है, जैसे वडोदरा में भी स्टॉक एक्सचेंज, काला गोरा सलगढ़ से अपने लेफ्ट साइड पे जाएंगे ना, तो वहां पे स्टॉक एक्सचेंज जिसको वीएससी बोलते हैं, राइट। ब्रेन वहां पे सिस्टम एनालिस्ट, यानी वो पूरी जो सिस्टम चलती है ना, उसका हेड वो जो स्टार्ट हुआ था ना, उस वक्त पीक टाइम था।
1990s के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। An organized market, it is an organized market for dealing in existing listed securities. ऑर्गेनाइज मार्केट का मतलब क्या, कि हम जो भी हमारे पास सिक्योरिटीज है, लिस्टेड सिक्योरिटीज, लिस्टेड मतलब जिसका स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टिंग होता है। लिस्टिंग होना आप सब प्रोसीजर जानते हो, क्या होता है, सबसे पहले कंपनी अपना आईपीओ लेके आए, 5-6 दिन के बाद में आपको शेयर्स अलॉट करेगी। शेयर्स अलॉट करने के बाद 4-5 दिन के बाद में उसको शेयर मार्केट में लिस्टिंग किया जाएगा। 10 बजे का टाइम होता है लिस्टिंग करने का, 9 बजे मार्केट खुलता है, 9:05, 9:05 तुमको ऐसा है कुछ, मुझे टाइम एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ये 10 बजे लिस्टिंग किया जाता है सिक्योरिटी का। एक बार लिस्टिंग हो गया ना, तो फिर जो भी कॉमन पीपल है ना, वो अपने शेयर्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, यानी आपकी कंपनी के शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। तो लिस्टेड सिक्योरिटी जरूरी है। मेंबरशिप कैसे होता है, मेंबरशिप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मस्ट बी ऑब्टेन फॉर डीलिंग ट्रांजैक्शंस इन स्टॉक एक्सचेंज, यानी आपको मेंबर बनना पड़ता है। अब स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर बनना यानी मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली में जाके मेंबर बनूं। मेंबर कौन होते हैं, जो ब्रोकर्स है ना, वो मेंबर होते हैं। मैं किसी डिपॉजिटरी सर्विस का मेंबर हूं, तुम कोई एक डिपॉजिटरी सर्विस के मेंबर हो, बाकी शेयर ब्रोकर अलग है, कैटेगरी अलग है। फिर मार्केट ऑफ सिक्योरिटीज, स्टॉक एक्सचेंज इज एन अप्रूव्ड ऑर्गेनाइज्ड मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, यानी सिक्योरिटी को खरीदने और बेचने का एक अलग से मार्केट। फिर लिखा गया है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, द सिक्योरिटीज विच आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज आर ट्रांजेक्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। जिसको लिस्ट किया गया है उसी को अपने क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि वही ट्रांजेक्ट हो सकती है। लिस्टिंग बहुत जरूरी है, मैंने बोला। फिर मैनेजमेंट कौन करता है इसका, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द मेंबर्स डिसिप्लिनरी पावर के जरिए से उसके ऊपर क्या कंट्रोल किया जाता है। पहले तो क्या था कि कोई भी ऐसे मुंह उठा के चला है कि मेरे को शेयर मार्केट में डील करना है, ब्रोकर के पास चला जाए या सब ब्रोकर के पास चला जाए और मेरे शेयर इतने बिकवा दो या इतने खरीदवा दो, बस इतना हो जाए। कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता था उसमें ज्यादा। पर आज तो आपको है ना सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। डीमेट अकाउंट के आने से शेयर मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ी है। इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर रोक लगी है, बट फिर भी चलता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक कंपनी, यानी स्टॉक एक्सचेंज खुद एक पब्लिक कंपनी है, लिमिटेड पीछे लिखा जाता है। फिर उसके बाद में रेगुलेशन कौन करता है, अभी से भी उसके पहले कौन था, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, बराबर ना। नाउ फंक्शंस, सबसे पहला और फोरमोस्ट फंक्शन उसको बोलेंगे अपने लिक्विडिटी। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस मार्केट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। Investors can purchase and sell securities whenever they want. It is possible because stock exchange provides a ready market. रेडी मार्केट तुरंत फटाफट आपको शेयर्स को बिकवा देंगे। To accord liquidity to the securities is an important function of the stock exchange. यानी सिक्योरिटीज के लिए, सिक्योरिटीज को खरीदना, बेचना, उसको लिक्विड फॉर्म में यानी कैश में कन्वर्ट करना, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जरूरत पड़ती है तब आप बेच सकते हो। प्रॉफिट या तो लॉस मार्केट के ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करता है। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज इज पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटीज। द इन्वेस्टर्स कैन नो the value of the security of their securities. The valuation of securities can be useful to the government and creditors. गवर्नमेंट को सिक्योरिटी का वैल्यूएशन कैसे हेल्पफुल है, चलो क्रेडिटर्स को तो पता चलता है कि जिस कंपनी के शेयर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो वो शेयर के अंदर तुम पैसा देते हो तो तुम्हारा पैसा सेफ है। लेकिन गवर्नमेंट को टैक्सेशन की पॉलिसी फ्रेम करने में, डिविडेंड कितना डिक्लेयर करते हो उसके ऊपर कंट्रोल रखने में हेल्प मिलती है। देखो वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी किस पे डिपेंड करती है, जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है कंपनी उसके ऊपर, मनी मार्केट के फैक्टर्स के ऊपर,
पैसा कितनी जल्दी मिल जाता है मनी मार्केट से, आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटरमाइनिंग वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। फिर लिखा है कन्वर्जन ऑफ सेविंग्स इनटू कैपिटल। द इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटी हु हैव सेविंग्स एंड वांट्स टू इन्वेस्ट, पैसा है लेकिन उसको इन्वेस्ट करना है उसको कंपनी के अंदर, तो वो इजीली परचेस कर सकता है सिक्योरिटीज को। द सेविंग्स आर कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। उनके सेविंग्स को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? कैपिटल में उसको कन्वर्ट कर देंगे। मतलब आज तुम पैसा सेव कर लो, अगर तुमने किसी कंपनी का शेयर खरीदा तो तुम उस कंपनी के मालिक बन जाते। तो वो जब तुम मालिक बनते हो कंपनी के, तो तुम वॉट एवर पैसा तुम जो इन्वेस्ट करते हो ना उसके अंदर, वो तुम्हारे लिए कैपिटल का हिस्सा हो गया ना। वो कंपनी के लिए तो कैपिटल का हिस्सा हो गया, तो तुम्हारी सेविंग्स को कैपिटल में कन्वर्ट किया गया। फिर इंटरमीडियरी इन द क्रिएशन ऑफ कैपिटल। स्टॉक एक्सचेंज इटसेल्फ डज नॉट क्रिएट कैपिटल। स्टॉक एक्सचेंज खुद कैपिटल कभी नहीं क्रिएट करता, खाली एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है कि कोई ऐसा इंसान की जिसके पास सेविंग्स है, वो सेविंग्स को शेयर मार्केट के जरिए से कंपनीज की तरफ फॉरवर्ड करे, तो कंपनी को अपनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। यानी उसका काम सिर्फ एक इंटरमीडियरी का है। फिर सेफ्टी इन ट्रांजेक्शंस। द ट्रांजेक्शंस आर कैरिड आउट as per the rules in stock exchange. The brokers working in stock exchange perform the role under the regulation of SEBI. जो ब्रोकर्स है वो कैसे रेगुलेशन के अंदर काम कंप्लीट करेंगे, मतलब कंट्रोल के अंदर। सो द ट्रांजेक्शंस आर कैरिड आउट सेफली। द स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड सेफ्टी टू इन्वेस्टर्स as the transactions are carried out in stock exchange as per the rules and regulations of stock exchange. यानी ट्रांजेक्शन्स एकदम परफेक्टली, क्योंकि याद रखो यहाँ पे कोई भी चीज गड़बड़ होने के चांसेस नहीं। स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, वो इन्वेस्टर्स को एकदम सेफ्टी प्रोवाइड करता है, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी बेचने वाले के पास से भी सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं और सिक्योरिटी खरीदने वाले के पास से भी सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। मतलब अगर कोई भी ऊंच नीच हो ना, तो स्टॉक एक्सचेंज अपनी तरफ से जो उसको खारिज कर देगा। ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट। सेविंग्स ऑफ पब्लिक कैन बी डाइवर्टेड towards industrial flow due to stock exchange. Industries as company form get long-term capital which encourages savings of public towards investment in securities. So economic development of the country is possible along with the development of capital market. कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब कैपिटल मार्केट ग्रो करता है। अगर कैपिटल मार्केट में ग्रोथ नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंट्री के अंदर ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं है, या लोगों को सिक्योरिटीज के ऊपर भरोसा नहीं, या लोगों को कंपनीज के ऊपर या तो शेयर मार्केट के ऊपर भरोसा नहीं। मैंने आपको बोला था कि एक जमाने का 100 से स्टार्ट होने वाला, 100 के सेंसेक्स पॉइंट से स्टार्ट होने वाला जब शेयर मार्केट 61-62,000 के रैंक तक पहुंचता है, तो ये बता रहा है कि आपका कैपिटल मार्केट कितना फास्ट ग्रो करता है। तुम्हारी इकोनॉमी नीचे जा रही है लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है। इकोनॉमी में ग्रोथ रेट नीचे है, इकोनॉमी में रिसेशन जैसा माहौल पैदा हो रहा है जो थोड़े टाइम के बाद में और डीप होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट ऊपर जा रहा है। ये कैपिटल मार्केट के ग्रोथ को बता रहा है। नाउ फैसिलिटीज टू परफॉर्म एक्टिविटीज। Stock exchange provides facilities to its members to perform their activities. So the members of the stock exchange can protect the interests of the investors. यानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो इन्वेस्टर्स को, पहली बात तो स्टॉक एक्सचेंज जो भी काम करे ना, वो काम इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। बहुत नई नई चीजें इन्होंने अभी तक बनाई। सेबी के आने के बाद में टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बढ़ता जा रहा है, और वो टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा 1995 के अंदर सबसे पहले डिक्लेयर किया था कि डीमेट करेंगे। 1999 से डीमेट का जो पूरा प्रोसेस है ना वो शुरू किया। फिर उन्होंने डिक्लेयर किया कि डीमेट के सिवा अगर तुम्हारे पास शेयर है तो वो कागज का टुकड़ा डीमेट के अंदर कन्वर्ट तो कराने पड़ेगा। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास शेयर सर्टिफिकेट के फॉर्म में उन्होंने उसको डीमेट नहीं करवाया, तो अगर आज उसको बेचने हो तो वो बेच नहीं सकते, पहले डीमेट कराओ। ऐसा नहीं है कि चैनल बंद हो गई है कि आप डीमेट नहीं करा सकते, डीमेट करा सकते अभी।
पर डीमेट के बिना बेच नहीं सकते, पहले बेच भी सकते थे। आपके पास दोनों ऑप्शन रखे जाते कि आपको अगर बेचने तो फिजिकल भी बेच सकते हो और डीमेट के जरिए से भी बेच सकते हो। डीमेट आगे आएगा, मैं समझाऊंगा। नाउ नेसेसरी फैसिलिटीज फॉर स्पेकुलेशन। हेल्दी स्पेकुलेशन, हेल्दी स्पेकुलेशन सट्टा लोग खेलते हैं, पर कैसा हेल्दी? कीप्स द स्टॉक एक्सचेंज अलाइव। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स नेसेसरी फैसिलिटीज फॉर द ट्रांजैक्शंस ऑफ स्पेकुलेशन विद इन द लीगल स्ट्रक्चर। एक ही लीगल स्ट्रक्चर के अंदर आप स्पेकुलेशन, यानी सट्टा हमेशा हमको लगता है इलीगल है, बट यहाँ पे सट्टा खेलने वाले लोग कैसे? लीगल फॉर्म के अंदर, लीगल फ्रेमवर्क के अंदर वो क्या करते हैं, जब प्राइसेस बढ़ती है शेयर्स को बेचते हैं, कम हो जाती है खरीदते हैं। तो एक तरह से ये क्या, गैम्बलिंग जैसा जुआ, बट उसके बावजूद भी ये कंट्रोल में है और लीगल फॉर्म के अंदर। नाउ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, stock exchange provides that type of information which can be useful to the various parties. For example, information about changes in price of securities, flow of purchase and sale of securities, etc. is useful to the investors, companies, government, saving. यानी जो सिक्योरिटीज है ना, उसको बेचना कंपनीज, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट से भी सबके लिए इजी है। All the information are useful to the government in formulation of economic policy और फाइनेंशियल पॉलिसी। अब ये कैसे हुआ? अभी समझो स्टॉक मार्केट अगर ऊपर जा रहा है ना, तो गवर्नमेंट को भी ये बात समझ में आएगी कि किस तरह से अपने को क्या करना है, इकोनॉमिक को कौन से पाथ के ऊपर डाइवर्ट करना है, कौन सी इंडस्ट्री डेवलप कर रही है, कौन सी पीछे जा रही है, ये सब स्टॉक मार्केट के ट्रेंड से पता चल जाता है। अबाउट दिस इट इंडिकेट्स द इकोनॉमिक कंडीशन एंड ग्रोथ ऑफ कंपनी एंड नेशन। इट इज अ मिरर, ये आपको स्टेटमेंट में पूछा जाता है। इट इज अ मिरर रिफ्लेक्टिंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। यानी जितना स्टॉक मार्केट अप जाएगा ना, उतना हम ऐसा मान के चलेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ कंट्री का फास्ट है। सो द स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड द बैरोमीटर, ये आएगा इंडिकेटिंग इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। यानी इससे मिरर भी बोलो या बैरोमीटर भी बोलो, दोनों सेम है। बैरोमीटर किस लिए यूज होता है? प्रेशर मेजर करने के लिए। जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा बैरोमीटर के ऊपर, मर्क्यूरी उतना लेवल ऊपर चढ़ेगा। नाउ द लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। इफ कंपनी डिजायर्स कि उनके जो ट्रांजेक्शन है वो स्टॉक एक्सचेंज में हो पाए, तो उसका लिस्टिंग कराती है। 100% कंपनीज अपने स्टॉक का लिस्टिंग करवाती है, 100%। बाकी कोई कंपनी होगी जो लिस्टिंग ना करवाए। एंड इन्वेस्टर्स हैव मोर ट्रस्ट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज। एक बार लिस्टिंग हुआ ने, तो इसका मतलब कि इन्वेस्टर्स को ये गारंटी मिलती है कि स्टॉक एक्सचेंज ने सब कुछ देखने के बाद ही इसका लिस्टिंग किया होगा, यानी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करने जैसा ही आपको पता चल जाता है। फिर गाइडेंस टू इन्वेस्टर्स। स्टॉक एक्सचेंज discloses the collected information of listed companies. On the basis of this information, investors can decide which investment in securities of company is to be withdrawn and to be invested in which type of securities of the company. यानी कौन सा इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, ये सब बातें इसमें पता चलेगी। और ये इंफॉर्मेशन जो भी है ना, वो इंफॉर्मेशन से हमको ये पता चलेगा कि अगर कोई इंसान है, समझो इन्वेस्टर, उसको लगता है कि मुझे कोई शेयर को खरीदना चाहिए, तो कब खरीदेगा वो? जब उसको लगता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और कंपनी शेयर मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है। नाउ कंसेप्ट ऑफ डीमेट अकाउंट। इन द पास्ट, कंपनीज प्रोवाइडेड शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म टू द शेयर होल्डर्स। फिजिकल फॉर्म यानी आपको सर्टिफिकेट, ये भी देखा है मैंने। उस टाइम पे मैं खुद तो ट्रेडिंग मैंने अभी अभी चालू किया, पर वो पहले जो ट्रेडिंग करते थे ना लोग, उनके शेयर सर्टिफिकेट आते थे। अब शेयर सर्टिफिकेट में सोचो पेपर वर्क कितना बढ़ जाए। किसी इंसान ने शेयर्स को खरीदा, सर्टिफिकेट उसके पास आए, बराबर। अब सर्टिफिकेट आने के बाद उसको 4-5 दिन में लगता है बेच दे, तो वापिस वो पीछे साइन करके सर्टिफिकेट जिसको बेचा उसको दे। कितनी झंझट, क्योंकि तुम्हारे अकाउंट के अंदर डिलीवरी तो आती नहीं थी। जो भी आए वो तुम शेयर सर्टिफिकेट के जो ठप्पे हैं उसको देख के सोचते थे कि चलो मेरे पास इतने शेयर्स, यानी फिजिकल फॉर्म में होता है। यहाँ पे पेपर फॉर्म के अंदर होता है, जिसको अपने शेयर सर्टिफिकेट बोलते थे। इसके लिए सबसे पहले आपको शेयर ट्रांसफर का एक फॉर्म भरना पड़ता था, और उसके साथ में आपको स्टैंप लगाने पड़ते थे। स्टैंप साइड पे लगा, उसके ऊपर सिग्नेचर, स्टैंप ड्यूटी भी होती थी उसकी।
for the transfer of shares and physical shares were to be sent to the company along with it. The entire procedure was lengthy and tedious. Tedious यानी boring. ये कंडीशन पर लोगों को आदत थी, समझो। ये ऐसा समझो कि पहले जब रिमोट नहीं थे ना, तो लोग टीवी चालू बंद करने के लिए टीवी के पास जाते थे, तो उनको कुछ इसमें गलत नहीं लगता था। पर रिमोट के बाद अगर तुमको वहां जाना मिले ना, तो तुमको लगे पागल हो गए, टीवी चालू बंद करने को जाएगा। पहले एसी भी ऐसे ही चालू होते थे, रिमोट नहीं था, नॉब होते थे सब, उसी से चालू करते थे। और रिमोट आने के बाद अगर कोई बोले कि चलो एसी को फिजिकली चालू करने जाओ, तो तुमको बोले कि पागल हो गए क्या, ये नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है, कंडीशन उस टाइम पे जो भी थी ना, लोग सेटिस्फाइड थे, भले लेंदी थी, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और इससे बेटर ना उनके दिमाग में कोई ख्याल आता था। पर डिफिकल्टीज अपर लेवल पे बहुत देखने को मिली, जो बहुत ज्यादा शेयर्स के ट्रांजेक्शन करते हैं ना, उसके लिए बहुत ज्यादा। टू एलिमिनेट ऑल दिस डिफिकल्टीज, सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, bonds, government securities, units, etc. are preserved in electronic form. These physical securities are maintained in electronic form by depository institutions. क्या नाम? Depository institutions. Now, depository institution यानी कौन? तो ये लोग ऐसे हैं कि जो तुमको शेयर मार्केट में डील करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, राइट? ठीक है। Dematerialization means conversion of physical securities into electronic data through computer. जब नया नया डीमेट अकाउंट स्टार्ट हुआ था, तो मैंने टर्मिनल को समझने की कोशिश की थी, शेयर मार्केट के टर्मिनल को समझने की कोशिश की थी। इसमें क्या आके रेड ब्लू लाइन्स होती रहती, ऊपर नीचे, बराबर, वो ब्लॉक्स होते रहते। अपने कोई शेयर को बेचना हो, नहीं जिस प्राइस में बेचना हो, वो प्राइस अपने सेट करके वहां पे रख दो। उसको हिट करेगा तो बाद में पूछेगा बेचे ना बेचे, कैश करो तो कैश, सीधा, बराबर ना। अब इसका पेमेंट है ना 24-48 आवर्स, जैसी ऐसी तुम्हारी सिस्टम है उसके ऊपर डिपेंड करता था। अब तो है ना इससे भी ज्यादा फास्ट करने जा रही है, सिंगल सेशन डे के अंदर पेमेंट मिल जाए ना, उसके बारे में सोच रही है। यानी सेबी ने इससे भी ज्यादा फास्ट किया है। पहले ने क्या होगा पता है, कि चेक का क्लियरिंग है ना सिंगल डे में हो, इसके बाद में ये सब आएगा, उसके पहले ये सब मुश्किल है। अपने चेक डिपॉजिट करते हैं ना आज भी, तो सेम बैंक हो ने, तो आपको 1 घंटे में, यानी जैसे ही वो लोग उसको कंप्यूटर के अंदर एंटर करेंगे, वैसे ही तुम्हारे अकाउंट में पैसे, सेम बैंक हो, ब्रांच कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम बैंक हो तो ऐसा होता है। पर अगर बैंक बदल जाती है, तो आज भी 2 दिन लगते हैं। आज सुबह मैंने चेक डिपॉजिट किया ना, तो कल सुबह लेजर में बैलेंस दिखेगा, पर क्लियर बैलेंस यानी विड्रोएबल बैलेंस 5:30-6 बजे के बाद दिखेगा। सब बैंक की अलग अलग पॉलिसी होती है, कुछ 4 बजे के बाद दे देती है, कुछ 5 बजे, 6 बजे, जो रात को 8 बजे, डिपेंड करता है सर। सो इसको डीमेटेरियलाइजेशन इज नोन एज डीमेट इन शॉर्ट। Investors get option under Depository Act 1996 to hold securities either in physical form or dematerialized form. Investor have to open demat account with depository participant if he wants depository service. उसको एक डीमेट अकाउंट कहाँ ओपन करना पड़ता है? डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। एंड डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है या तो एजेंट है डिपोजिटरी का। डिपोजिटरी प्रोवाइड्स डीमेट सर्विसेज थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट। जैसे कि पहले कार्वी कंसल्टेंसी था, बंद हो गया, बैंकरप्ट हो गई कंपनी, राइट? शेर खान नाम सुना? शेर खान, SHARE, शेर खान, ये नाम बहुत पहले, पहली कंपनी है ना मार्केट में जो प्रोनाउन बोलते हैं ना, ऐसा के बहुत ज्यादा उसको बढ़ावा देने वाली और बाद में नाम कमाने वाली कंपनी, रिनाउन होने वाली कंपनी, वो कंपनी शेर खान थी। शेर खान ने उसमें अकाउंट होना ही बहुत बड़ी बात थी। अब इन लोगों ने क्या किया, सुनो ध्यान से, कि डिपोजिटरी डीमेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव या तो एजेंट को, एंड इन्वेस्टर विल हैव टू गिव ड्यूली फिल्ड फॉर्म रिक्वेस्टिंग टू डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट फॉर ओपनिंग डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? इसके लिए
फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अब फॉर्म ये भी ऑनलाइन हो गया। मैंने आपको बोला था कि दुनिया को है ना अब दो नजरों से देखा जाएगा, प्री कोरोना एंड पोस्ट कोरोना। बैंक अकाउंट अब अगर ओपन कराना चाहते हो ना तो ऑनलाइन ओपन हो सकते, बट फिजिकल वेरिफिकेशन जब तक नहीं होगा ना तब तक आपका अकाउंट ऑपरेटिव नहीं होगा। सब कुछ फोटो वीडियो कॉलिंग से होता है। आईसीआईसीआई बैंक देखो, एचडीएफसी बैंक देखो, कोई भी बैंक, बड़ी बैंक जितनी भी, इवन एसबीआई, अगर अकाउंट ओपन कराना है तो पहले तो पहचान मांगते थे कि हमारे कोई अकाउंट होल्डर की पहचान लेके आओ, क्योंकि पहले डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। आज डॉक्यूमेंटेशन है, सब केवाईसी हो गया। इसके बाद में आधार कार्ड का फोटो आपको देना है। उसके बाद में 24 या तो 48 आवर्स के अंदर वो सब वेरीफाई करने के बाद आपको एक लिंक भेजेगी। वहाँ क्लिक किया तो आपका अकाउंट का सारी डिटेल्स के अंदर आपको पता चल जाएगी। फिर वहां से आपको किट भेजेंगे। किट के ऊपर डेबिट कार्ड होगा, आपके लिए पासबुक, वो सब चीजें आपको प्रोवाइड करें। ये किस लिए होता है? क्योंकि अपने जानते हैं कि अब है ना ये सारी चीजें हमारे लिए आसान हो गई है। मैंने बोला कि आप दुनिया को है ना अब दो हिस्सों में डिवाइड होता हुआ देखो। ऐसे ही है ना, दुनिया पहले भी डिवाइड हुई थी 1991 के अंदर, प्री गल्फ वॉर एंड पोस्ट गल्फ वॉर। गल्फ कंट्रीज, इराक ने उन सबके सामने वॉर डिक्लेयर कर, कुवैत के सामने इराक ने वॉर डिक्लेयर की। बाद में ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर जैसा क्रिएट हो गया था। और 1991 के पहले जो दुनिया थी ना वो अलग थी। 1991 के बाद इंडिया की बात करो तो भी 1991 पहले और 1991 के बाद की दुनिया अलग। तो ये ऐसे है ना, बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क आते हैं कि जो उसके बाद में दुनिया है ना पूरी की पूरी ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन के बाद में 2000 के बाद में भी दुनिया बहुत चेंज हुई, पर ग्रेजुअली हुई। एक झटके में चेंज लाने वाला जो डिसीजन था ना वो यहाँ पे कोरोना में आया। कि सब कंपनी, जितनी भी कंपनी थी ना, सबने ऑनलाइन जाने का सोचा। समझे ना, कि फिजिकल कांटेक्ट जितना हो सके उतना कम करें। तो अब डिपोजिटरी से अपने बाकी रखते हैं। शुरू